हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडलिनो। तो आज हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि इससे पहले हमने ग्रेविटेशन के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। 30 से 35 मिनट तक के लेक्चर्स हैं, ठीक है। और ये ग्रेविटेशन का 3rd लेक्चर है जिसमें हम बचा हुआ पार्ट ग्रेविटेशन का कवर करने वाले हैं। जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं जैसे ऑर्बिटल स्पीड हो गया, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट हो गया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गया, वेटलेसनेस हो गया, इलिप्स का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आता है। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो बचे हुए हैं वो आज के इस 3rd लेक्चर में, हम ग्रेविटेशन के 3rd लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। नीट के लिए, जेडब्ल्यू के लिए हम ये स्पेशली लेक्चर जो है वो नीट और जेडब्ल्यू के लिए डेडिकेटेड है। और इसमें हम सारे के सारे फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। एंड पे हम आपको माइंड मैप्स भी देंगे। माइंड मैप्स जिनको आप फार्मूला शीट्स भी कहते हो, ये हम आपको देंगे, ठीक है। इनको आप क्विक रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ग्रेविटेशन के पार्ट 3 लेक्चर को। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी की। देखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी को हो या फिर स्पीड ऑफ सैटेलाइट को हो, सबसे पहले यहाँ पे ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर हमारी अर्थ है तो अर्थ की रेडियस को मैं यहाँ पे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अर्थ की सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है तो अर्थ की सरफेस से बाहर अगर इसको हमने करना होगा ऑब्जेक्ट को, ताकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, तो वो मिनिमम वेलोसिटी हमें देनी पड़ेगी इस ऑब्जेक्ट को, ताकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए ये ऑब्जेक्ट। तो वो मिनिमम वेलोसिटी कहलाई जाती है एस्केप वेलोसिटी, जो हमने बिल्कुल डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी का डिफरेंस आई होप आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे। एस्केप वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी होती है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को देनी पड़ती है ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए। जबकि अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें तो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में किसी सेंटर के अबाउट, उस ऑर्बिट के सेंटर के अबाउट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई मास रिवॉल्व कर रहा है, उसको हम किसी स्पीड से या किसी वेलोसिटी से, उसी स्पीड उसी वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी या स्पीड ऑफ सैटेलाइट कहते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास अर्थ है, यहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छे से बड़ी सुंदर डायग्राम बनाई हुई है। ये अगर हमारे पास अर्थ है, ये जो ब्लैक कलर से सर्कल यहाँ पे खींचा हुआ है, ये अगर हमारी अर्थ है और इसका रेडियस कैपिटल आर है। अर्थ की सरफेस से बाहर एच हाइट पे अगर हम जाते हैं, अर्थ की सरफेस को छोड़ के एच हाइट पे अगर हम बाहर जाते हैं, वहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के सेंटर के अबाउट, अर्थ के सेंटर के अबाउट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है किसी वी स्पीड से, किसी वी वेलोसिटी से, उसी वी वेलोसिटी उसी वी स्पीड को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो रेडियस हमने लेना है फॉर्मूले में, वो हमने अर्थ का रेडियस नहीं लेना है, न वो हाइट लेनी है जो अर्थ के बाहर हम हाइट लेते हैं, जहाँ से हमने ऑर्बिटल स्पीड देखनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी देखनी है। हमने उस पॉइंट से जहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी देखनी है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, वहाँ से लेकर के अर्थ की सेंटर तक का डिस्टेंस लेना है, जिसको यहाँ पे मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर प्लस एच। कैपिटल आर यहाँ पे अर्थ का रेडियस है, एच हाइट वो हाइट है जो सरफेस से ऊपर हाइट है उस ऑब्जेक्ट तक, जिस ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ। सबसे पहले हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं, अंडर रूट जी एम अपॉन आर। एम यहाँ पे मास है, आर कौन सा डिस्टेंस है मैंने आपको बताया, ये सेंटर से लेकर के उस ऑर्बिट तक का डिस्टेंस है जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है। कैपिटल आर यहाँ पे रेडियस है, एच हाइट है अर्थ की सरफेस से बाहर की हाइट, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर प्लस एच होता है। इस फॉर्मूले में इस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर प्लस एच भी आप रख सकते हो। इसी को जब हम आगे सॉल्व करते हैं, हम जानते हैं कि जी एम जो होता है वो जी आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ पे जी एम की जगह जी आर स्क्वायर रख लो तो ये फार्मूला निकल के आएगा। अब आर स्क्वायर यहाँ पे है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये कैपिटल आर बाहर निकल आएगा, तो ऑर्बिटल स्पीड यहाँ पे आर अंडर रूट जी अपान आर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो ऊपर है रूट के बाहर वाला आर है वो कैपिटल आर है, और जो अंडर रूट के अंदर वाला आर है वो स्मॉल आर है, और स्मॉल आर जो होता है वो कैपिटल आर प्लस एच होता है, ठीक है। और इस फार्मूले में आप देख रहे होंगे
कि जो ऑर्बिटल स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है, इसकी टर्म में, इसके फार्मूले में कोई भी मास की टर्म नहीं आ रही। यहाँ पे कोई भी मास की टर्म जो है वो नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्बिटल स्पीड है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, वो मास ऑफ सैटेलाइट के इंडिपेंडेंट है, वो मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती है ऑर्बिटल स्पीड और या ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू अर्थ। ठीक है, अगर सैटेलाइट जो है वो क्लोज टू अर्थ सरफेस रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट या कोई ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ की सरफेस से h हाइट पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। हम सपोज करते हैं कि ये सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बिल्कुल करीब, अर्थ की सरफेस के बिल्कुल नज़दीक ही रिवॉल्व कर रही है ये सैटेलाइट। तो उस केस में इस स्मॉल आर को मैं कैपिटल आर के बराबर अप्रोक्सीमेटली ले सकता हूँ, क्योंकि ये क्लोज टू अर्थ सरफेस जब रिवॉल्व कर रहा है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि भाई सेंटर से लेकर के सरफेस तक का ही हम यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट जी एम अपन स्मॉल आर होता है। अगर इस स्मॉल आर को मैं कैपिटल आर के बराबर रख लूँ तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये वाला फार्मूला बन जाएगा, अंडर रूट जी एम अपन आर। इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो ये अंडर रूट जी आर के बराबर निकल आएगा। अब वो कैसे आएगा, क्योंकि जी एम जो होता है वो जी आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल कर लेना, या फिर इस ऊपर वाले आर से, ये स्क्वायर से नीचे वाला आर कैंसिल करके ये वाला फार्मूला आ जाता है। जब हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऑर्बिटल स्पीड देखते हैं तो वो 8 किलोमीटर पर सेकंड निकल के आती है, 8 किलोमीटर पर सेकंड निकल के आती है। वैसे ये जो नीचे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है ये आपको कहीं ऐसे स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट या स्टैंडर्ड किसी बुक में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इस तरह के PYQs जो है वो नीट में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि अर्थ की सरफेस से ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करने के लिए हम कितनी एडिशनल स्पीड दें। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ने के लिए, उस ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम करने के लिए, ताकि ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर चला जाए, उसके लिए हमें कितनी एडिशनल स्पीड देनी पड़े। अब आपको पता है कि ये वी ऑर्बिटल वेलोसिटी से चल रही है और मिनिमम वेलोसिटी हमें इसको एस्केप वेलोसिटी के बराबर देनी पड़ेगी। तो ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करने के लिए एस्केप वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी से माइनस कर लेंगे, वही एडिशनल स्पीड होगी जो ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करेगी। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करेगी। ये एक स्टैंडर्ड सवाल है जो नीट में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आप सिंपली एस्केप वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर लेना ऑर्बिटल वेलोसिटी से। ठीक है, अंडर रूट 2 GR माइनस अंडर रूट जी आर, यहाँ से रूट जी आर को कॉमन लीजिए और ये बाकी बच जाएगा अंडर रूट 2 - 1। ठीक है, तो एडिशनल स्पीड टू ओवरकम ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो अंडर रूट जी आर रूट 2 - 1 है। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब सरफेस ऑफ अर्थ को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, जब सरफेस ऑफ अर्थ से ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी तब ये एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ से ही अंडर रूट 2 GR एस्केप वेलोसिटी होती है और अंडर रूट जी आर ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। अब यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन यहाँ से निकल आता है कि एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो रूट 2 टाइम ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। ठीक है, क्योंकि ये रूट जी आर होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट 2 GR होती है, इसलिए एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम V0। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। देखो हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा लें, हम अर्थ का सरकमफेरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो अर्थ का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2πr होता है। ठीक है, 2πr अपॉन जो अर्थ में अर्थ की सरफेस पे स्पीड होती है, जिस स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, उसको हम ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। और यहाँ पे डिवाइड में हम ऑर्बिटल स्पीड रख लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फार्मूला 2πr अपॉन V0 आता है। अब ये जो r है ये अगर सरफेस ऑफ अर्थ से आप देख रहे हो तो ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर रख सकते हो, या फिर अगर सरफेस ऑफ अर्थ से कुछ हाइट ऊपर से देख रहे हो तो फिर आप वैसे ही सेंटर से लेकर के उस ऑर्बिट तक का डिस्टेंस ये ले सकते हो। और V0 यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड है। ऑर्बिटल स्पीड के मैंने आपको 2-3 फार्मूले बताए। इस वाले फार्मूले में आप जब ऑर्बिटल स्पीड के वो फार्मूले रख देते हो तो आपके पास ये 2-3 फार्मूले आगे बन जाते हैं। तो यहाँ पे डिराइव करना
वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, वो आपके किसी काम का नहीं है डिराइव करना। आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट r क्यूब अपन जी एम। अब यहाँ से दिख रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो अंडर रूट आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही t इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर क्यूब, यही आपका केपलर्स थर्ड लॉ है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे केपलर्स थर्ड लॉ। अब यहाँ पे जी एम की जगह जब आप जी आर स्क्वायर रख लेते हो तो आपके पास ये वाला फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला आप याद रख लीजिए 2 पाई अंडर रूट r क्यूब अपॉन जी एम, और 2 पाई अपॉन कैपिटल आर अंडर रूट स्मॉल आर का क्यूब अपॉन जी। ठीक है, यहाँ पे ये जी आर का स्क्वायर था, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, ये कैपिटल आर बाहर निकल आता है। ठीक है, तो ये 2-3 फार्मूले हैं, ये ज़बानी याद कर लेना। और इससे भी इम्पॉर्टेंट है कि टाइम पीरियड जो होता है वो अंडर रूट आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ये रूट जब आप उस तरफ लेते हो तो ये टाइम का स्क्वायर हो जाता है, तो टाइम का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है आर के क्यूब के। ठीक है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यही आपका केपलर्स थर्ड लॉ है, यही केपलर्स थर्ड लॉ है। अब है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट। देखो, जो टाइम पीरियड होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, वो अर्थ रोटेशन के टाइम पीरियड के बराबर होता है। हम जानते हैं कि टाइम होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये बहुत सारे चैप्टर में रोटेशन में एसएचएम वेव्स में भी आगे देखने को मिलेगा कि टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। अब यहाँ पे ओमेगा कौन सा लेना है, अर्थ की रोटेशन का ओमेगा लेना है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन लेनी है, तो वही होता है टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब सैटेलाइट का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो वो 24 आवर होता है, क्योंकि अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 24 आवर होता है। उसके बाद एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। देखो भाई, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात करें, पीछे यहाँ पे जो है टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ये डायरेक्ट पूछेगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड बताओ, तो आपने समझना है कि अर्थ रोटेशन का ही टाइम पीरियड मैंने निकालना है। 2 पाई अपॉन ओमेगा रखना है, ओमेगा अर्थ रोटेशन का रखना है। हम जानते हैं कि अर्थ की जो रोटेशन है उसका टाइम पीरियड 24 आवर है, तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी आप 24 आवर ही रख सकते हो। उसके बाद है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। देखो, पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको पहले ही बताया था, अर्थ की वजह से पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम अपॉन आर होता है। ये पिछले लेक्चर में बिल्कुल विस्तार से मैंने आपको समझाया था पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो अगर कोई सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये स्मॉल आर, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर के उस ऑर्बिट तक का डिस्टेंस है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर होता है, स्मॉल आर होता है। ये आर कौन सा है, सेंटर ऑफ अर्थ से उस ऑर्बिट तक का डिस्टेंस, जिस ऑर्बिट में वो पर्टिकुलर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। जी यहाँ पे कांस्टेंट है, कैपिटल एम अर्थ का मास है, स्मॉल एम सैटेलाइट का मास है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 जी एम एम अपॉन आर। टोटल एनर्जी का होता है माइनस जी एम एम अपॉन 2 आर। अब मैं यहाँ पे आपको याद करने के लिए एक ही फार्मूला सजेस्ट करूंगा, वो है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, क्योंकि ये हमने कल भी पढ़ा था। तो अगर आपने वहाँ अच्छे से देखा होगा तो आपको ये याद हुआ ही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का फार्मूला याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। आप ये वाला याद कर लो कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू U/2। इससे आपके सारे के सारे फार्मूले निकल आएंगे। ठीक है, अगर आपको इनमें से खाली पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद होगा तो किन्हीं दो टर्म्स को कंपेयर करके आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो, टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हो, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फार्मूला पुट करके आपके पास ये वाला भी निकल आएगा, ये वाला भी निकल आएगा। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद रख लो, साथ में ये याद रखो टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू U/2। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो इन दो को कंपेयर करो, अगर आपने टोटल एनर्जी निकालनी होगी तो इन दो को कंपेयर करो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फार्मूला रख के आपके पास ये निकल आएंगे। अब बात आती है बाइंडिंग एनर्जी की। तो बाइंडिंग एनर्जी आप याद रखना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी होता है। बाइंडिंग एनर्जी मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी होता है। टोटल एनर्जी मैंने आपको बताया था माइनस जी एम एम अपॉन 2 आर होता है, तो इसी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाई जाती है। तो यहाँ पे माइनस साइन था तो इसको हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, जी एम एम अपॉन 2 आर, यही बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेटलेसनेस। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है या सैटेलाइट जो होता है वो अर्थ के अराउंड या अर्थ के सेंटर के अबाउट अगर रोटेट रिवॉल्व करता है तो उस पे दो फोर्सेस लगती है। एक तो सेंटर अर्थ की सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, और क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ में एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है तो उस पे बाहर की तरफ एक और फोर्स लगेगी जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कोई और फोर्स नहीं है, बल्कि इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि सेंटर की तरफ लग रही है, ठीक है। और बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसको हम एम आर ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। और एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे कहलाई जाएगी। और सेंटर की तरफ क्योंकि इसके कांटेक्ट में है, सरफेस के कांटेक्ट में है, तो इसकी सेंटर की तरफ एक और फोर्स लगेगी उस ऑब्जेक्ट पे, उस सैटेलाइट पे, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। अब वेटलेसनेस का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगी उस टाइम नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, और नॉर्मल रिएक्शन जीरो कहने का मतलब वेटलेसनेस की कंडीशन है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपने लॉज ऑफ मोशन अच्छे से पढ़ा होगा तो हम जानते हैं कि जो फोर्सेस बाहर की तरफ लगती हैं वो इक्वल होती है उन फोर्सेस के इक्वल होती है जो अंदर की तरफ लगती है। तो यहाँ पे बाहर की तरफ सिर्फ एक फोर्स लग रही है सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दो इनवर्ड फोर्सेज है, ये आउटवर्ड फोर्स है। तो जब भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज सेंट्रीफ्यूगल जो है वो ग्रेविटेशन के बराबर होगी। ये जब मतलब ये एक कंडीशन है जब यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे इफ लिखूंगा, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिस विल गिव वेटलेसनेस। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को कट आउट करेगी, कैंसिल करेगी, जिससे नॉर्मल रिएक्शन जीरो निकल के आएगा, और इसी को हम वेटलेसनेस कहते हैं। अब है नेक्स्ट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलिप्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इलिप्स का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपने ये समझ लिया ना, समझ लो आगे एसएचएम वेव्स में बहुत सारे चैप्टर्स में आपको काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। और इलिप्स का कॉन्सेप्ट समझना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पे मैंने ये डायग्राम इलिप्स की बना के लाई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना और बारीकी से समझना। देखो ये हमारा इलिप्स है। हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो बिल्कुल स्फेरिकल इन शेप नहीं है, वो जियो स्टेशनरी, वो मतलब अर्थ जो है वो पोल पे थोड़ी सी मतलब इक्वेटर पे थोड़ी सी फ्लैटेंड है और पोल पे थोड़ी सी दबी हुई होती है, ठीक है। मतलब जियोस्फेरिकल इन शेप होती है। जो अर्थ होती है वो टोटली स्फेरिकल नहीं होती है बल्कि जियोस्फेरिकल इन शेप होती है, मतलब इलिप्स की शेप में होती है। अब यहाँ पे आपने समझना है कि ये इस इलिप्स का सेंटर है, इलिप्स का सेंटर है। और यहाँ पे ए ई डिस्टेंस, पहले तो मैं ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बता देता हूँ। ये आपका इलिप्स है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम 2a कहते हैं, और इसी 2a को हम मेजर एक्सिस कहते हैं। और यहाँ सेंटर से लेकर के दूसरे कोने तक, या फिर इस वाले सेंटर से लेकर के इस वाले कोने तक जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a है, इसको हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। और ऊपर से लेकर के नीचे तक का जो डिस्टेंस है इस इलिप्स का वो 2b होता है, जिसको हम माइनर एक्सिस कहते हैं। और सेंटर से लेकर के एक दूसरे कोने तक का जो डिस्टेंस है, मतलब सेंटर से नहीं, इस वाली ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से लेकर के अ, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो बराबर हो उसको हम कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है, सेमी माइनर एक्सिस। और ये जो है ये इस इलिप्स का सेंटर है, इस इलिप्स से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ए ई डिस्टेंस है। और इस ए ई डिस्टेंस के बाद जो पॉइंट आता है उसको हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। जहाँ पे सन प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है? सन प्रेजेंट होता है। अब सेंटर के इस लेफ्ट वाली साइड भी ए ई डिस्टेंस पे फोकस होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, फोकस पे एक परपेंडिकुलर लाइन हम खींचते हैं जो इस इक्वेटर के परपेंडिकुलर होती है, उसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लेटस रेक्टम कहते हैं। मान लीजिए इस वाले फोकस पे आपका सन है, तो सन के क्लोजेस्ट वाला जो पॉइंट है, ये इक्वेटर का जो एंड पॉइंट है सन के क्लोजेस्ट वाला, उसको हम पेरिजी कहते हैं या फिर पेरीफिलियन कहते हैं। और इस पेरीफिलियन से लेके या पेरिजी से लेकर के इस सन
सन तक का जो डिस्टेंस है, इस फोकस तक का डिस्टेंस, उसको मैं R1 कह रहा हूँ। ध्यान से सुनना और जो जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल याद रखना, ठीक है। क्योंकि बड़ी मेहनत से ये डायग्राम मैंने बनाई है। और इस सन से लेकर के जहाँ पे सन प्रेजेंट है, ये सन इस तरफ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे होगा, ये इस तरफ भी हो सकता है। मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे है। और इस सन से लेकर के इस वाले एंड तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं R2 मान रहा हूँ। और ये R1 है और ये R2 है। अब यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो लेटेस्ट रेक्टम मैंने कहा था किसी भी एक फोकस पे एक परपेंडिकुलर लाइन आप खींच लो, इक्वेटर के परपेंडिकुलर, उसी को हम लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। और लेटेस्ट रेक्टम बराबर होता है 2b² a, 2b² a होता है लेटेस्ट रेक्टम। यहाँ पे मैंने ये टर्म्स लिखी हुई, ये मैंने सब कुछ बताया, जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। मेजर एक्सिस 2a होता है, सेमी मेजर एक्सिस a होता है, माइनर एक्सिस 2b होता है, सेमी माइनर एक्सिस b होता है, सेंटर से लेकर के फोकस तक ए डिस्टेंस होता है, फोकस पे सन प्रेजेंट होता है, और जहाँ पे सन प्रेजेंट होता है वहाँ से लेकर के इस नियरर एंड तक का डिस्टेंस R1 होता है। इसको हम पेरिजी कहते हैं, जो क्लोजेस्ट टू सन होता है। और जो फारदेस्ट फ्रॉम सन होता है, जो सन से दूर होता है, उसको हम एपोजी कहते हैं या फिर एफिलियन कहते हैं। और ये डिस्टेंस R2 होता है। सन से लेकर के एफिलियन तक का डिस्टेंस R2 होता है। सन से लेकर के पेरिजी का डिस्टेंस R1 होता है। सन से लेकर के इस फोकस से लेकर के सेंटर तक का डिस्टेंस AE होता है, चाहे लेफ्ट की बात करो राइट की बात करो। इसके बाद ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलिप्स को समझने के लिए सबसे बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है b² = a² × 1 - e²। b², इसको रट्टा मार लो, इसको याद कर लो, कुछ ना कुछ करके इसको याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। b² = a² × 1 - e²। यहाँ पे b जो है वो सेमी माइनर एक्सिस है, a यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस है। कहाँ कौन सी टर्म, कौन सी एक्सिस कहाँ पे है, मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको बताया। और e यहाँ पे एसेंट्रिसिटी है। अब एसेंट्रिसिटी का अगर आपने फील ले लिया ना, तो समझ लो आपने लाइन भी समझ लिया, आपने इलिप्स भी समझ लिया, और आपने सर्कल भी समझ लिया। एसेंट्रिसिटी जो ई होती है, इसी की वजह से सर्कल एक इलिप्स में तब्दील होता है, और एक लाइन जो होती है वो इलिप्स में तब्दील होती है, या इलिप्स एक लाइन में तब्दील होती है, ठीक है। एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। और जब हम एसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू 0 रख देते हैं तो उस टाइम ए बी के बराबर निकल के आता है। इस वाली इक्वेशन में जब आप एसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू 0 रख देते हो तो उस केस में ए बी के बराबर हो जाएगा। और ए बी के बराबर हो जाने का मतलब है कि ये सर्कल है, जो इलिप्स है वो क्या है, वो सर्कल है, वो सर्कल बन गया, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास कोई सर्कल है, तो सर्कल में ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर है, तो इसको मैंने ए कहा था, इसको बी कहा था। जब ये ए बी के बराबर होगा तभी तो इसको सर्कल कहेंगे। मतलब ई की वैल्यू जब हम 0 रखते हैं तो ए बी के बराबर हो जाएगा और ये सर्कल होगा। और ई की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो उस केस में बी 0 हो जाएगा। आप रख के देखना इस वाली इक्वेशन में, इसमें जब आप ई की वैल्यू 1 रख देते हो तो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। खुद सोचो, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस भी b है और ये वाला डिस्टेंस भी b है। जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0 हो जाएगा मतलब ये ख़त्म हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी जब 0 हो जाएगा मतलब ये ख़त्म हो गया b डिस्टेंस। तो मेजर एक्सिस ख़त्म हो जाएगी, ये माइनर एक्सिस ख़त्म हो जाएगी। जब माइनर एक्सिस ख़त्म हो जाएगी मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन बच जाती है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन ही होती है, इसी को यहाँ पे मैंने लाइन लिखा है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जब e की वैल्यू 1 होगी। तो जब भी e की वैल्यू 1 होगी तो b 0 हो जाएगा, और इलिप्स जो है वो क्या बन जाएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो E0 पे क्या होता है, सर्कल होता है, E1 पे क्या होता है, लाइन होती है। और जो ही E की वैल्यू 0 से 1 की तरफ बढ़ती है, E की वैल्यू 0 से 1 की तरफ जो ही बढ़ती है तो सर्कल से इलिप्स बनना शुरू हो जाता है। मान लीजिए E की वैल्यू 0 है तो उस टाइम एक सर्कल होगा। E की वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है 1 की तरफ, तो ये सर्कल चेंज हो जाएगा एक इलिप्स में। और ज़्यादा बढ़ाओगे 1 की तरफ तो ये और ज़्यादा पतला हो जाएगा, ठीक है। इलिप्स बन जाए मतलब बहुत ही ज़्यादा थिन, जो इलिप्स है वो और थिन होता जाएगा। और जो ही 1 तक इसकी वैल्यू पहुंच जाएगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब अगर आपको यहाँ पे इलिप्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा तो आपको कैपलर्स फर्स्ट लॉ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इलिप्स का कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से डायग्राम बना के इतने डिटेल में इसलिए समझाया ताकि
आपको केपलर्स फर्स्ट लॉ समझ में आ जाए। ठीक है, केपलर्स फर्स्ट लॉ को ही हम लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। अब अगर हम केपलर्स फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट को देखें तो केपलर्स फर्स्ट लॉ यही कहता है कि कोई भी सैटेलाइट जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, वो किसी ऑर्बिट में ही रोटेट रिवॉल्व करता है। वो किस में रिवॉल्व करता है? किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। मैंने आपको कहा था कि R1 कौन सा डिस्टेंस है, R2 कौन सा डिस्टेंस है। फिर से रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है। अगर आपको समझ नहीं आया होगा या याद नहीं रहा होगा तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो R1 जो होता है वो A माइनस ए ई होता है, R2 A प्लस ए ई होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर ए है तो ए डिस्टेंस में से आप ए ई निकाल देते हो तो आपके पास R1 बच जाता है। ठीक है, ए ई इसमें से निकाल दो तो R1 बच जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, इस ए डिस्टेंस में ए ई डिस्टेंस को ऐड कर लो तो R2 बन जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ। अगर आपको ये डायग्राम, मैंने इसीलिए डायग्राम बना के लाई ताकि आपको याद करने में, रट्टा मारने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर आपने डायग्राम को अच्छे से देख लिया तो ये फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, R1 A माइनस ए ई होता है। कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। R2 A प्लस ए ई होता है। जो R1 होता है ये कौन सा डिस्टेंस है? ये पेरिजी वाला डिस्टेंस है जो पेरिजी के पास में है। और R2 कौन सा डिस्टेंस है? जो एपोजी के पास में डिस्टेंस है। अब यहाँ पे B की वैल्यू जब हम निकालते हैं वो अंडर रूट R1 R2 निकल के आता है। R1 कौन सा डिस्टेंस है, R2 कौन सा है, वो मैंने आपको बता दिया। और B यहाँ पे सेमी माइनर एक्सिस होती है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, सेमी माइनर एक्सिस। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2a है, जिसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का R2 है, यहाँ से यहाँ तक का R1 है। तो R1 प्लस R2 जब आप करते हो तो वो 2a के बराबर ही होगा ना, क्योंकि आपने अल्टीमेटली यहाँ से लेकर इस एंड से लेकर इस एंड तक का डिस्टेंस देखना है। तो यहाँ से यहाँ तक आप 2a को हो या फिर R1 प्लस R2 को हो, बात बराबर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है 2a इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और जो B होता है जिसको हम सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं वो अंडर रूट R1 R2 होता है। यहाँ पे R1 अपन R2 जब आप करते हो R1 अपन R2 तो वो A माइनस ए ई अपन A प्लस ए ई होता है। ए यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ये 1 माइनस ई अपन 1 प्लस ई के बराबर यहाँ पे बन जाता है। तो इसलिए R1 अपन R2 डायरेक्ट याद रख लेना 1 माइनस ई अपन 1 प्लस ई होता है। पेरिजी कौन सी पोजीशन है, एपोजी कौन सी पोजीशन है, मैंने आपको बता दिया। पेरिजी जो है ये क्लोजेस्ट टू सन वाली पोजीशन है। एपोजी जो है वो फारदेस्ट फ्रॉम सन वाली पोजीशन है। मैं कहता हूँ एक बार आप इस लेक्चर को ना फिर से रिपीट करके देखना, और पर्टिकुलरली ये इलिप्स वाला कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट करके देखना, क्योंकि पहली बार में ही इस इलिप्स की समझ नहीं आती है। इसलिए एक दो बार जब आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। अब है केपलर सेकंड लॉ। केपलर सेकंड लॉ को ही हम लॉ ऑफ एरिया कहते हैं। केपलर सेकंड लॉ या फिर लॉ ऑफ एरिया कहता है कि जहाँ पे सन है, सन जब कोई सैटेलाइट, जब कोई ऑब्जेक्ट सन के पास में होगा, सन के क्लोज होगा, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी उसके कंपेयर में जब सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट सन के दूर होगा। तो जब क्लोज टू सन कोई सैटेलाइट होगा वहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उस पोजीशन से जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सन से दूर होगा। मान लीजिए ये आपका एलिप्स है। ठीक है, ये माइनर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है। यहाँ पे फोकस पे सन है। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, और एक टाइम पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। तो दोनों पोजीशन को देख के हमें यही पता चलता है कि v1 वेलोसिटी जो है ये सन के पास में है और v2 वेलोसिटी सन के बहुत ही दूर है। तो यहाँ से साफ दिखता है, केपलर सेकंड लॉ कहता है कि v1 जो होगा वो v2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि v1 जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उस टाइम जो ऑब्जेक्ट है, जो सैटेलाइट है, वो सन के पास में है। और केपलर सेकंड लॉ ये भी कहता है कि जो एरिया अपन टाइम होता है वो dA/dt जो होता है, मतलब चेंज इन एरिया अपन चेंज इन टाइम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ। मान लीजिए ये अगर इलिप्स है तो अगर इतना एरिया अगर इतना एरिया मान लीजिए T1 टाइम में कवर कर रहा है कोई भी सैटेलाइट, कोई भी प्लेनेट, ठीक है, कोई भी प्लेनेट अगर सन के अबाउट इतना एरिया कवर कर रहा है। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है। अगर यहाँ पे सन है, एक सेकंड,
अगर यहाँ पे सन है तो अगर इतना एरिया कोई प्लेनेट कवर कर रहा है T1 टाइम में और T2 टाइम में इतना एरिया कवर कर रहा है, इतना एरिया कवर कर रहा है, तो ये एरिया मान लीजिए A1 है, ये एरिया A2 है, तो जो A1 अपॉन T1 होगा वो इस वाले एरिया मतलब A2 अपॉन T2 के बराबर होगा। मतलब एरिया कवर्ड अपॉन टाइम जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसी भी कोई भी प्लेनेट अगर सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, एरिया अपॉन टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही आपका केपलर सेकंड लॉ है। और जब सन के क्लोज कोई प्लेनेट होगा तो वहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, यही कहता है केपलर सेकंड लॉ। हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट जो होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल, वो एम वी आर के बराबर होता है। आर यहाँ पे डिस्टेंस है, वी वेलोसिटी है और एम यहाँ पे मास है। यहाँ पे मास और वेलोसिटी, मास और एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्योंकि टॉर्क यहाँ पे ज़ीरो होगी, अगर टॉर्क ज़ीरो होगी तो जाहिर सी बात है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब आप जानते हो कि मास जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा कांस्टेंट ही होता है। अगर मास कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो v जो होगा वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि वी आर कांस्टेंट होगा। अगर वी आर कांस्टेंट है तो v जो होगा वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस पे बेस्ड तकरीबन 5 से 6 सवाल अभी तक मैंने खुद देखे हैं, नीट में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। v इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इससे तकरीबन 3-4 सवाल मैंने पी वाई क्यूज़ देखे हैं, अभी तक नीट में पूछे जा चुके हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है, बस अप्लाई करना आना चाहिए सवाल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किसी भी न्यूमेरिकल में, ये r जो है ये सन से डिस्टेंस लेते हैं और v जो है ये प्लेनेट की वेलोसिटी। नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पे है डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन टू एम। डी ए अपॉन डी टी जो होता है ये केपलर सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रहता है। मतलब जितना एरिया कवर होता है किसी प्लेनेट के द्वारा रिवॉल्व करते वक्त, अपान कितना टाइम ले रहा है वो उतना एरिया कवर करने में, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और वो बराबर होता है एल अपॉन टू एम के। अब हम जानते हैं कि टॉर्क टाउ जो होता है वो ज़ीरो होता है। अगर टॉर्क ज़ीरो होगा तो जाहिर सी बात है कि एंगुलर मोमेंटम एल जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम एल कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, तो जाहिर सी बात है कि डी ए अपॉन डी टी भी कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पे इस फार्मूले में जब हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये अल्टीमेटली निकल के आता है आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन टू। तो ये आप डायरेक्ट याद रख लेना, ये वाला फार्मूला डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन टू एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन टू। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर स्पीड है, आर यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है, ऑर्बिट का, एल यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, एम यहाँ पे मास है। उसके बाद है केपलर्स थर्ड लॉ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर की पावर 3। ये रूट जब हम उस तरफ लेते हैं तो ये इस टाइम का स्क्वायर हो जाता है, और टाइम का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, ठीक है। यही आपका केपलर्स थर्ड लॉ है। अगर आपने पिछले लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। जब मैं आपको टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट पढ़ा रहा था, वहाँ पे हमने टाइम पीरियड का ये फार्मूला पढ़ा था, 2 पाई अपॉन आर अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी, ठीक है। ये फार्मूला मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया था। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर क्यूब। इस रूट को उस तरफ लेने पे ये फार्मूला कुछ ऐसा हो जाता है, टी स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। और अगर आपके पास मान लीजिए दो ऑर्बिट्स दिए होंगे, एक का रेडियस r1 होगा, एक का r2 होगा, तो उस केस में आपने आर एवरेज लेना है, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस लेना है, एवरेज रेडियस लेना है। तो उस केस में टाइम का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा आर एवरेज की पावर 3 के, ठीक है। और आर एवरेज जो होगा, आर एवरेज जो होगा वो r1 प्लस r2 अपॉन 2 होगा। और इस तरीके से टी स्क्वायर बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है r1 प्लस R2 अपॉन 2 की पावर 3 के, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इस वाले फार्मूले में इस 2 को, ये जो स्क्वायर है t का, इस स्क्वायर को हम उस तरफ लेते हैं तो ये डिवाइड में चला जाएगा। इस तरीके से t प्रोपोर्शनल होगा r की पावर 3/2 के। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि जहाँ पे दो रेडियस दिए होंगे वहाँ पे आपने आर एवरेज लेना है, जो बराबर होगा r1 प्लस R2 अपॉन 2 के। इस तरीके से टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा r1 प्लस R2 अपॉन 2 की पावर 3 के। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रेविटेशन ख़त्म हो जाता है। ग्रेविटेशन के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और जितने भी ग्राफ्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिए। और जो 12th क्लास का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
अगर आपने ग्रेविटेशन को अच्छे से पढ़ लिया ना, समझ लो 50 से 60% इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आपने पढ़ लिया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट जो ग्रेविटेशन के हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ इंटरलिंक करते हैं। तो अगर आपने ग्रेविटेशन को अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रेविटेशन ख़त्म हो जाता है। ग्रेविटेशन की को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 लेक्चर्स में पढ़ा, और ये थर्ड लेक्चर था, फाइनल लेक्चर था, जहाँ पे ग्रेविटेशन हमने ख़त्म कर लिया। और अगर आपको माइंड मैप्स फार्मूला शीट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ये सारी चीज़ें जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने ग्रेविटेशन का चैप्टर जो है वो हमसे पढ़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।